हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 82 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 81 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेंड स्निप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वक्र रेखाओं के साथ पत्थर को काटने के लिए। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेंड स्निप का प्रयोग वक्र रेखाओं के साथ पत्थर को काटने के लिए किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, वृत्ताकार कटिंग करने के लिए स्निप ब्लेड को मोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीट मेटल कार्य केवल मेटल सीटों में करता है जो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रोल्ड यानी कि लोट है। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सीट मेटल कार्य केवल धातुओं के सीटों पर की जाती है जो रोल्ड किए जा सकें, अर्थात उस धातु में आघात वर्धनीयता वाले गुण विद्यमान हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हैमर बाजार में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेस के प्रकार व भार के अनुसार मिलते हैं। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हैमर प्रायः कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। इसके फेस और पिन को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। हैमर बाजार में फेस के प्रकार व भार के अनुसार मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके, यानी कि जो हैमर है इसके मुख्य जो पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक है पिन है, एक फेस है, आई होल है, हेड है, हैंडल है, वेज है, यानी कि ये सभी जो दिए गए हैं हैमर के मुख्य पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चादरी धातु कार्मिक की निहाई को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टेक कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक चादरी धातु क्रमिक यानी कि वर्कर की निहाई को क्या कहते हैं, स्टेक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक उद्ग्रह बर्तन के बॉडी से निचले सिरों को जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिंगल सीम। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक उद्ग्रह बर्तन की बॉडी से निचले सिरों को जोड़ने के लिए सिंगल सीम का प्रयोग किया जाता है। इसे पैंड डाउन जोड़ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तापमान नियत रहता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सीट धातुओं को किससे जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोल्डरिंग से जोड़ा जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सोल्डरिंग एक प्रक्रिया है
जिसमें मेटल के दो या दो से अधिक टुकड़ों के बीच फिलर धातु के पिघलाकर बहने से जोड़ बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीम कहते हैं। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया वह प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को सीम कहते हैं। यह एक प्रक्रिया का जोड़ होता है जो वस्तुओं का निर्माण करने में उपयोगी सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एकल बिंदु चूड़ी कर्तन औजार में यानी कि सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग में आदर्शतः निम्न में से क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0 रेक यानी कि शून्य रेक होना चाहिए। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे एकल बिंदु चूड़ी कटाई औजार में आदर्शतः शून्य रेक कोण दी जाती है। अगला इसका पॉइंट है कास्ट आयरन व पीतल की मशीनिंग के लिए भी शून्य रेक कोण का प्रयोग होता है। अगला इसका पॉइंट है फार्म टूल में भी शून्य रेक कोण दी जाती है। अगला इसका पॉइंट है ऋणात्मक रेक कोण कार्बाइड तथा सिरेमिक टूल में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लेथ पर ढलाई के मशीनिंग हेतु किसमें पकड़ा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फोर्जा चक में पकड़ा जाना चाहिए। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ है और 2014 में भी पूछा गया हुआ है, यानी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चार जबरा चक यानी फोर्जा चक को स्वतंत्र चक भी कहते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक जबरे को स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा एक जोड़ स्थायी प्रारूप का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेल्ड जॉइंट यानी कि वेल्ड जोड़। और ये जो प्रश्न है 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेल्ड जोड़ एक स्थायी जोड़ बनाता है, जबकि वेल्डित जोड़ नकल जोड़ सार्वत्रिक जोड़ अस्थायी जोड़ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्नैप हेड रिवेटिंग में रिवेट की लंबाई रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि L बराबर T+1.5 D। और ये जो प्रश्न है 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वहाँ से क्लियर हो जाएगा, डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। जैसे कि स्नैप हेड रिवेटिंग में रिवेट की लंबाई निकालने का जो सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो L बराबर T+1.5 D होता है। जहाँ पर जो L है वो क्या है, तो रिवेट की लंबाई है। जो T है वो क्या है, तो जो T है वो प्लेट की मोटाई या ग्रिप की लंबाई है। और जो D है वो क्या है, तो रिवेट का व्यास है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वेल्ड स्नीप का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टू मेक सर्कुलर कट्स यानी कि कुंडली काटने के लिए। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्नैप रिवेट को बिंड करने का उद्देश्य सर्कुलर कट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1 माइक्रोन कितना mm के बराबर होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.001 mm के बराबर होता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए अब जो ऑप्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे माइक्रोन को म्यू से दिखाते हैं, यानी कि इसी से दर्शाते हैं माइक्रोन को। और एक माइक्रोन जो है वो कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 × 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। और एक माइक्रोन कितने mm के बराबर होता है, तो वो होता है 1 × 10⁻³ mm के बराबर होता है, जिसको हम 0.001 mm भी लिखते हैं। तो आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डिग्री फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री सेंटीग्रेड का समतुल्य मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट पैमाना तथा सेल्सियस पैमाना बराबर होता है। अब जो इसका फॉर्मूला जो होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तापमान के विभिन्न मापक इकाइयों में संबंध देख लेते हैं। जैसे कि केल्विन -273/100 बराबर सेंटीग्रेड -0/100 बराबर फ़ारेनहाइट -32/180। यानी कि अगर आपको सेल्सियस का मान निकालना है तो आपको अगर केल्विन का मान दिया गया है और सेल्सियस का मान निकालना है तो आप इस दोनों फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। और अगर आपको फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है और सेल्सियस का मान अगर आपको निकालना है तो आप इन दोनों मान को, यानी कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट का मान पुट करके और आप यहाँ पे सेल्सियस का मान निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फ्लैंज युग्मन में हब की लंबाई कितनी ली जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1.5D। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्लैंज युग्मन में हब की लंबाई 1.5D ली जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ड्रिफ्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मशीन की धुरी से ड्रिल हटाने के लिए। अब देख लेते हैं ये कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ड्रिफ्ट मशीन की धुरी से ड्रिल हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। न्यून कोण कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि <90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से कम होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें mm और सेंटीमीटर में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे आइए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 25.4 mm किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 इंच के बराबर होता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब आइए यहाँ से समझ लेते हैं बिल्कुल क्लियर। जैसे कि 1 इंच बराबर सेंटीमीटर और 1 इंच बराबर mm दोनों दिया गया है। तो इसमें दोनों का मान लगभग देखने से बिल्कुल सेम आपको लगेगा। तो अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं mm, यानी कि एक जैसे डबल m है, यानी कि 25.4 आप याद कर सकते हैं ऐसे। और सेंटीमीटर है तो 2.54, यानी कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है तो 2.54 होता है। और 1 इंच में कितने mm होता है तो 25.4 mm होता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इस वाले
ये जो पॉइंट्स है इसको अच्छे से आप याद कर ले दोनों को, यानी कि 1 इंच में सेंटीमीटर और 1 इंच में mm। अब आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बोरवेल में मिट्टी के ढह जाने को रोकने हेतु क्या उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केसिंग पाइप। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोरवेल में मिट्टी के ढह जाने को रोकने हेतु केसिंग पाइप कराया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।